नमस्कार, न्यूज के इकलौते फैमिली शो न्यूज की पाठशाला में आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं सुशांत सिन्हा। ये वो पाठशाला जहां सबकी क्लास लगती है। और सबसे पहले आपको बता दूं कि आज पाठशाला में किस किस की क्लास लगाने वाला हूं। मिर्ची पाउडर, गंडासे, लाठी हथियार, किसान आंदोलन का यह भयानक सच आज आपको बताऊंगा। दिल्ली आने के लिए उतावले आंदोलनकारियों ने शंभू बॉर्डर पर क्या क्या किया, तस्वीरें देखिएगा तो शौक लगेगा। किसानों के नाम पर हो रहे आंदोलन की सबसे भयानक तस्वीरों का चैप्टर खोलूंगा। मोदी नहीं बचेगा, ऐसी धमकी और जंग जैसी तैयारी ये किसान है क्या? आज इस सवाल का जवाब आप खुद देंगे। यूपी में ट्रैक्टर निकल पड़े, राकेश टिकैत ने अब क्या प्लान बना लिया है वो भी आपको बताऊंगा। साथ ही जब यूपी की बात होगी तो आपको यह भी बताऊंगा कि अखिलेश के सामने कैसे कांग्रेस घुटनों पर आई, इसकी इनसाइड स्टोरी। यूपी में 17 सीटें मिल गई, लेकिन कांग्रेस जीतेगी कितनी? गणित क्या कहता है, इतिहास क्या कहता है, आपको बताऊंगा। केजरीवाल और कांग्रेस में सीटों की डील अगर हो गई तो क्या फायदा बीजेपी को होगा? इसके अलावा पीएम मोदी कौन सी एक्सरसाइज करवा रहे हैं कि चीन को पसीना आ रहा है? समंदर में भारत के 51 दोस्तों का मिलन चीन को महंगा पड़ेगा क्या? आज इसका भी चैप्टर है। और फिर हवा में झूलती पवित्र चट्टान देखेंगे तो यकीन नहीं कर पाएंगे। विशाल सोने का पहाड़, लेकिन महिलाओं को इसे छूना मना है, क्यों? यह भी आपको बताऊंगा। और आखिर में फैक्ट फैक्टर, कितने डिग्री की गर्मी पड़े तो इंसान मर सकता है, फैक्ट्स क्या कहते हैं यह भी बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले दिन भर की बड़ी खबरों का रिवीजन, उसके बाद पहला चैप्टर। बिहार विधानसभा में विपक्ष के हंगामे पर आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भड़क गए। असल में जैसे ही नीतीश कुमार ने विधानसभा में एंट्री की, आरजेडी विधायकों ने नीतीश कुमार मुर्दाबाद के नारे लगाने शुरू कर दिए। इस पर भड़के नीतीश कुमार ने कहा कि जितनी बार मुर्दाबाद लगाना लगाइए, हम आप सबको जिंदाबाद कहेंगे। आगे नीतीश कुमार ने कहा कि जितना मुर्दा करते रहिएगा उतना ही खत्म हो जाइएगा। जयपुर में आज यूथ कांग्रेस ने भजनलाल सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। सीएम आवास का घेराव करने की कोशिश कर रहे लोगों ने जब बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश की तो पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया और लाठीचार्ज भी किया। यूथ कांग्रेस ने बेरोजगारी और किसानों की समस्याओं समेत भजनलाल सरकार पर वादे पूरे नहीं करने का आरोप लगाया। कांग्रेस ने आज एक बार फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पर बड़ा आरोप लगाया। कांग्रेस का आरोप है कि उसके 3 बैंक खातों से आयकर विभाग ने 65 करोड़ रुपए निकाल लिए, जबकि रिटर्न से जुड़ा मामला पहले ही कोर्ट में चल रहा है। कांग्रेस ने इस मामले में इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल में अपनी शिकायत दर्ज करवाई। पाकिस्तान में नई सरकार का सस्पेंस खत्म हो गया है। चुनाव के करीब 2 हफ्ते के बाद नवाज शरीफ की पार्टी पीएमएलएन और बिलावल भुट्टो की पार्टी पीपीपी के बीच गठबंधन के फॉर्मूले पर मुहर लग गई। खबर है कि तय फॉर्मूले के मुताबिक पीएमएलएन से नवाज शरीफ के भाई शहबाज शरीफ एक बार फिर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बनेंगे, जबकि पीपीपी की तरफ से बिलावल भुट्टो के पिता आसिफ अली जरदारी राष्ट्रपति का पद संभालेंगे। रेडियो की दुनिया के पितामह और अपनी आवाज के जादूगर अमीन सयानी का आज 91 साल की उम्र में निधन हो गया। रेडियो के लेजेंड प्रेजेंटर अमीन सयानी का मुंबई में हार्ट अटैक से निधन हुआ। अमीन सयानी भारत के मशहूर अनाउंसर रहे हैं। उनकी पॉपुलैरिटी सबको पता है और सुपरहिट शो था उनका गीत माला। उनका बहनों और भाइयों कहने का अंदाज भी काफी मशहूर हुआ था। तो ये हो गया दिन भर का रिवीजन। अब पाठशाला की पहली क्लास, मिर्ची पाउडर, गंडासे, लाठी हथियार, किसान आंदोलन का भयानक सच। दिल्ली आने के लिए उतावले आंदोलनकारियों ने शंभू बॉर्डर पर क्या क्या किया आज? किसानों के नाम पर हो रहे आंदोलन की सबसे भयानक तस्वीरों का चैप्टर है। मोदी नहीं बचेगा, ऐसी धमकी और जंग जैसी तैयारी ये किसान दिखते हैं क्या? और यूपी में ट्रैक्टर निकल पड़े, राकेश टिकैत ने क्या प्लान बनाया है? सबसे पहले इसका चैप्टर। किसान आंदोलन को लेकर जिस तरह का बवाल होने की बात कही जा रही थी, आज वैसा ही हुआ। हमने आपको कल ही कहा था कि अगर इधर बढ़ेंगे तो बवाल होगा। एक एक तस्वीर आज आपको इस बवाल की दिखाऊंगा कि आज दिन भर किस तरह का उपद्रव हुआ है, किस तरह की तैयारी करके ये लोग दिल्ली आना चाहते हैं और कह रहे हैं कि हम लोग भाई शांतिपूर्वक जो है प्रदर्शन करने के लिए आ रहे हैं। सब दिखाऊंगा आपको। लेकिन दिल्ली आने के लिए उतावले इन आंदोलनकारियों ने आज जो किया है, जिस तरह की धमकियां दी जा रही हैं, जिस तरह से जंग जैसी तैयारी की गई है, उससे सवाल यही उठने लगा है कि किसानों का नाम लेकर यह कैसा उपद्रव किया जा रहा है। किसान आंदोलन का भयानक सच सामने आ गया है
और सबसे पहले आपको बड़ी खबर बता देता हूं। बड़ी खबर यह आई है कि किसान आंदोलन में पुलिस कर्मियों पर जानलेवा हमला हुआ है। पंजाब और हरियाणा के खनौरी बॉर्डर पर किसान आंदोलन के नाम पर जो आंदोलनकारी जमा थे, उन्होंने हरियाणा पुलिस पर जानलेवा हमला किया। पत्थर, तलवार, भाले और गंडासे से पुलिस के ऊपर हमला हुआ है। हमले में हरियाणा पुलिस के 12 पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। पराली में आग लगाकर मिर्चा पाउडर डालकर हमला हुआ। मतलब आप सोचिए, ये देखिए तस्वीरें, किस तरह से पराली ले लेकर ये लोग गए हैं और उसके बाद खेत के बीच में पराली इकट्ठा कर दी। और आरोप लग रहा है कि वहां पर ये देखिए धुआं, वहां मिर्ची डालकर पराली जलाई है। मतलब इधर से अगर पुलिस आंसू गैस के गोले छोड़ेगी रोकने के लिए, तो इन्होंने उल्टा हिसाब कर दिया कि इधर से मिर्ची पाउडर वाली पराली का धुआं जो है हम फेंकेंगे और ये धुआं क्या वहीं रुकेगा, इधर नहीं आएगा क्या? आप सोचिए कितना खुराफाती दिमाग लगा रहे हैं। लेकिन पुलिस वालों पर 12 पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं। सोचिए पुलिस वालों पर किस तरह से गंडासे और लाठियों से इन्होंने हमला किया है। ये किसान आंदोलन का आज का सच आपको बता रहा हूं। किस तरह से पराली में आग लगाकर मिर्च पाउडर डालकर पुलिस पर हमला किया गया, उसकी तस्वीरें भी आ गई। ये तस्वीरें खनौरी बॉर्डर की हैं, जहां दिखता है कि आंदोलनकारी पराली के गट्ठर उठा उठा के ले जा रहे हैं और फिर पराली इकट्ठा करते हैं और वहां पर आग लगा देते हैं। आग लगाने के बाद जलती हुई पराली में मिर्ची पाउडर डाल दिया गया। नहीं होता है वो मिर्ची स्प्रे, मिर्ची पाउडर महिलाएं इस्तेमाल करती हैं अपनी रक्षा के लिए। यहां डालकर जो है, यहां जो पराली जलाई गई उसमें मिर्ची पाउडर डाल दिया गया। सोचिए कितनी प्लानिंग से ये लोग काम कर रहे हैं। ये खतरनाक धुआं तेजी से चारों ओर फैल गया और हरियाणा पुलिस का दावा है कि इसी धुएं के बीच में प्रदर्शनकारियों ने गंडासों और हथियारों से पुलिस पर हमला कर दिया। आप सोच रहे हैं ये क्या पाकिस्तान के साथ जंग चल रही है बॉर्डर पर, कि इस तरह से धुआं फैलाकर और पुलिस पर हमला कर दिया इन लोगों ने। इस उकसावे वाली कार्रवाई पर भी हरियाणा पुलिस ने संयम से काम लेते हुए प्रदर्शनकारियों से शांति बनाए रखने की अपील की। एक बार हरियाणा पुलिस को सुनिए, फिर आगे की बात बताता हूं। किसान आंदोलन के दौरान आज प्रदर्शनकारियों द्वारा दाता सिंह खनौरी बॉर्डर पर पुलिस कर्मियों को घेरकर पुलिस नाके के आसपास भारी मात्रा में पराली में मिर्च पाउडर डालकर आग लगा दी गई और पुलिस कर्मियों पर प्रदर्शनकारियों द्वारा भारी पथराव तथा लाठी गंडासे से भी हमला किया गया। इस हमले में लगभग 12 पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हुए हैं। अब आप बताइए बॉस, ये किसान के लक्षण लग रहे हैं आपको कि इतनी स्ट्रैटेजी बनाकर पुलिस पर हमला हो? ये इस देश का गरीब जो किसान है, जो अन्नदाता है, वो ऐसा कर सकता है क्या? वो तो अन्न उगाता है जिसको खाकर लोगों को जिंदगी मिलती है। वो किसी पर हमला कर सकता है क्या? हरियाणा पंजाब के इसी खनौरी बॉर्डर पर आज बड़ा बवाल हुआ था। खनौरी बॉर्डर पर एक प्रदर्शनकारी की मौत का दावा भी किया गया। किसान नेताओं की तरफ से दावा किया गया कि एक युवक की मौत हो गई। हालांकि हरियाणा पुलिस ने इससे इनकार किया। हरियाणा पुलिस की तरफ से बताया गया कि 2 पुलिसकर्मी और प्रदर्शनकारी घायल हुआ, जिनका इलाज चल रहा है। कल हमने आपको बताया था कि हरियाणा और पंजाब की सीमा की 2 लोकेशन पर किसान संगठन जुटे हुए हैं। एक तो वो शंभू बॉर्डर है और दूसरा यही खनौरी बॉर्डर। आज खनौरी बॉर्डर पर भी जबरदस्त बवाल हुआ। बैरिकेडिंग तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश की गई प्रदर्शनकारियों की तरफ से। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे। सुनिए वहां कैसे हालात थे। सुनने में लगेगा गोली चल रही है, लेकिन गोली नहीं चल रही है, वहां आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं। माहौल देखिए एक बार वहां क्या बन गया। किसानों के नाम पर हो रहे इस आंदोलन को लेकर जिस तरह के बवाल की आशंका जताई जा रही थी, आज एकदम वैसा ही हुआ। तय प्लान के मुताबिक आज पंजाब में डटे हजारों किसान दिल्ली की तरफ बढ़ने लगे, लेकिन जैसे ही हरियाणा बॉर्डर पर पुलिस की बैरिकेडिंग के करीब आए, वैसे ही जबरदस्त हंगामा हो गया। आपको शंभू बॉर्डर पर हुए बवाल की तस्वीरें दिखाता हूं। आज यहां दिन भर किसानों और पुलिस के बीच तनातनी रही। किसानों को रोकने के लिए हरियाणा पुलिस ने एक के बाद एक आंसू गैस के गोले दागे। भाई गोली तो चलाएंगे नहीं, उनके पास और क्या है? यही आंसू गैस के गोले चलाकर तितर बितर कर सकते हैं ताकि किसान पीछे हट जाए।
दिन भर यही होता रहा। जैसे ही किसान आगे बढ़ते, हरियाणा पुलिस आंसू गैस के गोले दागकर उन्हें पीछे खदेड़ देती। लेकिन इस टकराव में ना किसान झुकते दिखे और ना हरियाणा पुलिस पीछे हटती दिखी। एक बार शंभू बॉर्डर पर बवाल की तस्वीरें देखिए, फिर आपको बताता हूं कि वहां पर जो हालात बने, वहां पर किस तरह की तैयारी थी, इस वजह से हालात बने। शंभू बॉर्डर पर पंजाब की तरफ से किसान डटे थे और हरियाणा की तरफ पुलिस डटी हुई थी। बीच में बॉर्डर। आपको शंभू बॉर्डर की एक तस्वीर दिखाता हूं, आप खुद देखिए। इस तस्वीर में आपको सामने की तरफ पुलिस दिखेगी, वो देखिए वहां पुलिस दिख रही है ना, और दूसरी तरफ ये जो किसान के नाम पर आंदोलन करने वाले आंदोलनकारी। किसानों और पुलिस के बीच बड़ी बड़ी सीमेंट की बैरिकेडिंग है और इस बैरिकेडिंग के पास किसान जैसे ही आते, हरियाणा पुलिस आंसू गैस के गोले दाग देती। आपको शंभू बॉर्डर से एक रिपोर्ट दिखाता हूं, कैसे वहां जबरदस्त हंगामा हुआ। 11 बजे का अल्टीमेटम था। देखिए फिर से टीयर गैस चल चला है। सीधी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। एक बार फिर से तनावपूर्ण माहौल यहां पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। एक के बाद एक जो टीयर गैस शल है वो दागे जा रहे हैं, आंसू गैस के गोले चल रहे हैं। देखिए सामने से तस्वीरें जो 13 फरवरी को हमने देखा था, जिस तरीके का नजारा, वैसा ही कुछ नजारा फिर से एक बार यहां देखने को मिल रहा है। हरियाणा पुलिस अर्धसैनिक बल जो तैनात हैं, वहां से जो आंसू गैस के गोले हैं वो लगातार बरसाए जा रहे हैं। आसमान में धुआं ही धुआं दिखाई दे रहा है। कुछ पतंगे भी उड़ रही हैं और ये पतंगे भी रणनीति के तहत, स्ट्रेटजी के तहत किसान उड़ा रहे हैं। आपको शंभू बॉर्डर की दो तस्वीरें दिखाता हूं। एक तरफ पुलिस ने किसानों पर आंसू गैस के गोले दागे, तो दूसरी तरफ किसान इससे बचने के लिए रेत के बोरियों की बाउंड्री वॉल बना रहे हैं ताकि इसकी आड़ लेकर पुलिस का सामना किया जा सके। ये सब तैयारियां बता रही हैं कि किसान भी आसानी से पीछे हटने वाले नहीं। आप देखिए तैयारी इनकी, देखिए जैसे बॉर्डर पर, देश के बॉर्डर पर माहौल होता है, वैसा ये लोग माहौल बना रहे हैं पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर। आज का दिन तो किसान हरियाणा पुलिस से कवच को भेद नहीं पाई, लेकिन जिस तरह से और जितनी संख्या में किसान बॉर्डर पर डटे हैं, उससे यह संघर्ष अभी लंबा चलने वाला है। क्योंकि एक रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब हरियाणा सीमा पर करीब 14,000 किसान डटे हुए हैं। उनके पास 1200 ट्रैक्टर और ट्रॉलियां हैं। 1200 ट्रैक्टर ट्रॉली। कौन शांतिपूर्वक बात करने के लिए 1200 ट्रैक्टर ट्रॉली लेके आता है बॉस? 300 कार बताई जा रही हैं। 10 मिनी बस के अलावा छोटे वाहन हैं सो अलग। इसके अलावा पंजाब के पटियाला में ढाबी गुजरान बैरियर पर भी 4500 प्रदर्शनकारी और 500 ट्रैक्टर ट्रॉली जमा है। यह सब अनुमान सेंट्रल एजेंसीज की एक रिपोर्ट में लगाया गया है। इसी रिपोर्ट के आधार पर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पंजाब सरकार को लेटर लिखा। लेटर में किसान आंदोलन को लेकर पंजाब में बिगड़ती कानून व्यवस्था पर चिंता जताई गई और कानून तोड़ने वालों पर पंजाब की सरकार से कहा गया कि बॉस एक्शन लीजिए। गृह मंत्रालय की तरफ से यह भी कहा गया कि किसानों की आड़ में कुछ उपद्रवी पथराव कर रहे हैं, बॉर्डर पर हैवी मशीन लेकर आ गए। केंद्र की इस चिट्ठी में पंजाब सरकार ने कहा कि यह कहना गलत है कि पंजाब सरकार शंभू बॉर्डर पर किसानों को इकट्ठा होने दे रही है। किसान आंदोलन के लिए जा रहे थे, लेकिन पाबंदियों की वजह से पंजाब और हरियाणा के बॉर्डर पर रुके हैं। किसानों पर आंसू गैस के शेल्स, रबर बुलेट का इस्तेमाल किया गया। अभी तक 160 किसान घायल हुए हैं। किसानों के प्रति ज्यादा सहानुभूति दिखाने की जरूरत है, यह पंजाब सरकार कह रही है। पंजाब सरकार ने बताया कि 2000 पुलिसकर्मी शांति बनाए रखने के लिए तैनात किए गए हैं। हालात पर लगातार नजर रखी जा रही है। जरूरत पड़ेगी तो कदम उठाएंगे। पंजाब सरकार जो दावा कर रही है कि जरूरत पड़ी तो एक्शन लेंगे, बॉस और कितने हालात बिगड़ने का इंतजार आप कर रहे हैं? हरियाणा की पुलिस आंसू गैस के गोले दाग रही है क्योंकि वहां किसान पहुंच रहे हैं बॉर्डर पर। वो बॉर्डर पे पहुंच कैसे रहे हैं? पंजाब पुलिस का है भाई। ये लोग वापस क्यों नहीं भेजे जा रहे? इतनी ट्रैक्टर ट्रॉली वहां पहुंच कैसे रही है अगर पुलिस अपना काम कर रही है? अगर आप एक्शन ले रहे होते तो किसान बॉर्डर पर बड़ी बड़ी मशीनें लेकर नहीं पहुंच पाते भाई। ये पंजाब पुलिस से सवाल पूछा जाएगा। आज शंभू बॉर्डर पर पहुंचे किसानों की तैयारी आप देखेंगे तो यही लगेगा कि पंजाब में इन्हें कोई रोकने वाला नहीं है भाई। पंजाब की गलियों गलियों से किसान बड़ी बड़ी मशीनें बॉर्डर तक ले आए। इसमें जेसीबी है,
पोकलेन मशीन है, किसान हाइड्रोलिक क्रेन तक ले आए। पंजाब पुलिस कह रही है कि हमारे 2000 जवान तैनात है। 2000 जवान तैनात है तो ये सब कैसे पहुंच गया बॉस बॉर्डर पे? आंसू गैस के गोले से बचने के लिए गैस मास्क और खास चश्मे लाए गए। शंभू बॉर्डर से एक रिपोर्ट देखिए, आप ये रिपोर्ट देखकर हैरान रह जाएंगे और सोचिए कि जो वहां पर आम आदमी पार्टी की सरकार दावा कर रही है, पंजाब पुलिस दावा कर रही है कि हम तो सब देख रहे हैं वहां बॉर्डर पे, उनके देखते और टाइट होते हुए ये हो सकता है क्या? जरा देखिए आप। जो पोकलेन मशीन है ये हम देख सकते हैं किस तरीके से इसको बख्तरबंद बनाया गया है ताकि ड्राइवर को, जो चालक है, उसको कहीं पर कोई चोट ना आए। तो ये आप देख सकते हैं किस तरीके से तैयारी है। पोकलेन मशीनें हैं, ट्रैक्टर हैं, किसान हैं और आगे शंभू बॉर्डर है। शंभू बॉर्डर पर लगातार इस तरीके से जो किसान हैं उनकी संख्या बढ़ रही है और बैरिकेडिंग, जो कि पिछली बार बड़े बड़े बोल्डर्स रखे थे हरियाणा पुलिस ने, उनको तोड़ने की भी तैयारी यहाँ पर दिखाई दे रही है। ये देखिए जेसीबी मशीन्स हैं जिनके टायरों की सुरक्षा के लिए शील्ड लगाई गई है और इसी तरीके के हालात देखिए यहाँ पर अब आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से अगर किसान आगे बढ़ते हैं तो कैसे उनको पुलिस अगर रोकती है तो फिर किसान कैसे आगे बढ़ेंगे, बैरिकेडिंग को कैसे तोड़ा जाएगा, क्योंकि कंक्रीट के बोल्डर्स हैं, सीमेंट की एक तरीके से दीवार हरियाणा पुलिस ने बनाई है, वो सबसे बड़ी बाधा है। इतनी तैयारी इन लोगों ने बॉर्डर पे कर ली और पंजाब की पुलिस कह रही है कि अरे हमारा मामला एकदम टाइट है बॉस, कोई दिक्कत नहीं है, सब हम लोग देख रहे हैं। बॉर्डर पर किसान जो बड़ी बड़ी मशीनें ले आए हैं उसकी बहुत चर्चा हो रही और सवाल उठ रहे हैं कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन है तो इन मशीनों का क्या काम? ये मशीनें महंगी भी बहुत हैं और इनका इस्तेमाल कहीं और किया जाता है, पुलिस से भिड़ने के लिए इस्तेमाल नहीं होता है। जैसे आप देखिए पोकलेन मशीन, इसकी कीमत 50 लाख से 1 करोड़ रुपए और यह कंस्ट्रक्शन के काम में आती है। किसान इसलिए ले आए ताकि बैरिकेडिंग तोड़ सके। हाइड्रोलिक क्रेन लेकर आ गए, इसकी कीमत 10 लाख से 50 लाख रुपए होती है, लोडिंग अनलोडिंग के ये काम आती है, इसे भी किसान बैरिकेड हटाने के लिए लेकर आए। बुलडोजर लेकर आए भाई, 30 लाख से 50 लाख का बुलडोजर आता है, कंस्ट्रक्शन और डिस्ट्रक्शन के काम आती है, इसे भी बॉर्डर पर ले आया गया ताकि पुलिस की नाकेबंदी तोड़ सके। ऐसे ही मॉडिफाइड ट्रैक्टर्स लेकर किसान आए जिनकी कीमत 5 लाख से 12 लाख रुपए बताई जा रही है। काम खेती बाड़ी का था लेकिन मॉडिफाई करके क्यों लाए? तोड़फोड़ ही करने के लिए, और क्या कीजिएगा। तो ये इन लोगों का हाल है। अच्छा, इतनी इंजीनियरिंग दिमाग में चल रही है कि कैसे मॉडिफाई कर लें, क्या कर लें, तो किसानी छोड़ के इंजीनियर ना बनना था बॉस, देश का भला भी होता है। लेकिन सारी खुराफात चल रही है। ये देखिए पतंग से ड्रोन गिरा रहे हैं, खुराफात देखिए बॉस आप। किसानों को लाखों की वो मशीनें लेकर आए हैं, 5-10 रुपए वाली पतंग भी लेकर आए। हरियाणा पुलिस जो भी ड्रोन किसानों की तरफ भेज रही है उसे किसान पतंग के जरिए दूर भगा रहे हैं। देखिए कैसे कर रहे हैं, वो ड्रोन आ रहा है, उसके पास पतंग भेज दे रहे हैं, वो ड्रोन हड़बड़ा गया। ऐसा कई बार हुआ जब किसानों ने पतंग उड़ाकर ड्रोन को भागने पर मजबूर कर दिया, क्योंकि भाई वो डिसबैलेंस होगा, गिर जाएगा नीचे। दिमाग देखिए कितना लगा रहे हैं कि पतंग जो है उससे ड्रोन गिराएंगे। अच्छा, ड्रोन आता है हजारों लाखों का, ये महंगा वाला ड्रोन है, 5 रुपए की पतंग से उसको गिराने का दिमाग लगाएं। पंजाब के किसानों ने पुलिस की बैरिकेडिंग हटाने के लिए तो हाईटेक तैयारी की है, उसी के जवाब में हरियाणा पुलिस भी हाईटेक तैयारी कर रही है। जैसे हरियाणा पुलिस ने LRAD यानी लॉन्ग रेंज अकॉस्टिक डिवाइस लगाया है, इससे 20 मीटर के रेडियस में लोगों की भीड़ को जमा होने से रोका जा सकता है। देखिए वो डिवाइस आपको दिखा रहा हूं। इस डिवाइस से बहुत तेज आवाज निकलती है जिससे आसपास मौजूद लोगों के कान में दर्द होने लगता है। यह अमेरिका की मशीन है जिसे अक्सर क्राउड कंट्रोल में इस्तेमाल किया जाता है। इससे बचने के लिए हेडफोन और ईयर प्लग का इस्तेमाल करना पड़ता है ताकि तेज साउंड वेव से किस कानों को बचाया जा सके। LRAD डिवाइस की कीमत 35 लाख रुपए है। दिल्ली पुलिस ने ऐसे 5 डिवाइस के ऑर्डर भी दिए, यानी पुलिस भी पूरी तैयारी कर रही है। एक तरफ शंभू बॉर्डर पर किसान डटे हुए हैं, वहीं आज पंजाब के इन किसानों के समर्थन में पानीपत के किसान पहुंच गए, लेकिन पुलिस ने उन्हें शंभू बॉर्डर पहुंचने से पहले ही रोक लिया। इस दौरान पुलिस और किसानों के बीच जमकर तनातनी हुई। पुलिस ने किसानों को बताया कि यहां धारा 144 लागू है, आगे नहीं जा सकते आप लोग, लेकिन पानीपत से आए किसान वापस जाने को तैयार नहीं थे, जिसके बाद पुलिस ने सभी किसानों को हिरासत में ले लिया। आज दिन भर के बवाल के बाद एक और बड़ी खबर आ गई है, वो भी आपको बता देता हूं। और वो बड़ी खबर ये आ रही है
कि किसानों ने दिल्ली कूच का प्लान 2 दिन तक टाल दिया है, यानी अब अगले 2 दिन दिल्ली नहीं आएंगे ये किसान के नाम पर आंदोलन करने वाले। किसानों का आरोप है कि लोगों को भड़काया जा रहा है। खनौरी में जो घटना हुई उसे देखा जा रहा है। वो कह रहे हैं कि केंद्र सरकार के 4-5 लोग जो हैं वो किसानों को भड़का रहे हैं। अब आप देखिए कमाल की बात, 14,000 किसान वहां इकट्ठा हैं और उनको 4-5 लोग भड़का ले रहे हैं। तो भैया ये बड़े बड़े लीडर क्या कर रहे हैं किसानों के? एक बार सुनिए किसान नेता सरबंस सिंह पंढेर क्या कह रहे हैं, फिर आगे की बात बताता हूं। सरकार ਸਾਡੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਬੰਦੇ ਵਾੜ ਰਹੀ ਆ। ਸਰਕਾਰ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੀ 4-5 ਫੜੇ ਗਏ ਆ ਵੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਸਕਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੋਟ ਕਰ ਲੇ, ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਮੁੱਕਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਜਾਂ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅਗਲੇ 2 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਜੇ ਖਨੌਰੀ ਵਾਲੀ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈ ਲਈਏ। ਦਿੱਲੀ ਜਾਓਗੇ 2 ਦਿਨ ਤੱਕ ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। 2 ਦਿਨ ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਵਾਲੇ ਮਸਲੇ ਤੇ स्टे होगा। मतलब ये इनके लोग जो कर रहे हैं वो सब मासूम हैं। 4-5 लोग आके भड़का दे रहे हैं। वाह भैया। उधर किसान नेता राकेश टिकैत भी माहौल बनाते हुए दिखे। किसानों के दिल्ली चलो अभियान के समर्थन में किसान नेता राकेश टिकैत ने मेरठ में ट्रैक्टर रैली निकाली। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार पर तो निशाना साधा ही, ये तक कह डाला कि बॉर्डर पर पहुंचेंगे तब बैरिकेडिंग को भी देख लेंगे। आप लोगों की आगे की रणनीति क्या होगी, क्योंकि लगातार आप लोगों की मीटिंग जो है का ट्रैक्टर का रिहर्सल चल रहा है। ये कब दिल्ली की तरफ को चलना, इनका रिहर्सल चल रहा है अभी। तो दिल्ली की सीमाएं तो नजदीक है, दिल्ली की सीमा दूर नहीं। तो वहाँ तो पुलिस बैरिकेड लगा के तैयार है, कह रही है दिल्ली में किसी को घुसने नहीं। हाँ चल जब जाएंगे जब देखेंगे। दिल्ली में तो 26 तारीख में भी गए थे। तो अभी तो सीमाएं पूरी तरीके से सील। हाँ और सीमा सील ही तो हो गए, जब तो जाग रहे हैं। अच्छा आखिर क्या ऐसी वजह है कि सहमति नहीं बन पा रही है आप लोगों की? लगातार मीटिंग। व्यापारियों की सरकार है, उद्योगपतियों की, उन्हें लाभ सरकार देना चाहती है, किसानों को नुकसान देना चाहती है, इसलिए सहमत नहीं बन पा रही। 2024 इलेक्शन है, इलेक्शन का आगे बता देंगे। अभी तो जब घोषणा, जब चुनाव आचार संहिता लग जाएगी जब बताऊंगे इलेक्शन में। किसान आंदोलन पर पॉलिटिक्स कैसे हो रही है आपको वो भी दिखाता हूं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने आज किसानों की मांग को जायज ठहरा दिया और सरकार से सवाल किया कि किसानों की मांग मान क्यों नहीं लेते। इस दौरान केजरीवाल ने सवाल किया कि क्या किसानों ने नेताओं की तरह बड़े बड़े बंगले बना रखे हैं क्या? आप भी सुनिए अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा। सीधी सी किसान हमारे अन्नदाता हैं। किसान सबसे ज़्यादा मेहनत करता है, पसीना बहाता है, रात दिन मेहनत करता है, सर्दियों के अंदर, गर्मियों के अंदर, बरसात के अंदर हमारे लिए अन्न उगाता है। उनकी जो भी, वो गरीब है, अमीर तो नहीं है ना किसान। ऐसा तो नहीं कि बड़े बड़े बंगले बना के बैठे हैं किसान। इन लोगों ने तो बड़े बड़े बंगले बना रखे हैं नेताओं ने। बड़े बड़े बंगले बना रखे हैं, ये वो नेता कह रहे हैं जिन्होंने शीश महल बना रखा है। और अगर इतनी ही किसानों की चिंता है तो एमएसपी का कानून पंजाब में जो है वो बनाकर दे दें। सारा पंजाब के किसानों का बोलें कि हम ही खरीद लेंगे, केंद्र को बेचने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन कमाल की बात यह है कि अरविंद केजरीवाल नेताओं के बंगले बनाने की बात कर रहे हैं। वो तो बंगले से एक कदम आगे बढ़कर शीश महल बनवा चुके हैं और आज तक शीश महल पर चुप्पी तक नहीं तोड़ी, कोई सीधा जवाब तक नहीं दिया। इस राजनीति के बीच केंद्र सरकार लगातार कह रही है कि बातचीत से ही समाधान तक पहुंचा जा सकता है। आज केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि सरकार चौथे दौर के बाद 5वें दौर में सभी मुद्दे जैसे कि एमएसपी की मांग, पराली का विषय, किसानों पर एफआईआर और क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन के मुद्दे पर बातचीत के लिए तैयार है। कृषि मंत्री को भी सुन लीजिए एक बार। ऐसे जितने भी विषय हैं सब पर हम चर्चा करने के लिए तैयार हैं। सभी विषयों पर, सभी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि चर्चा के माध्यम से ही हम किसी समाधान तक पहुंच सकते हैं। उधर अकाली दल पंजाब में सीएम भगवंत मान और केजरीवाल पर सवाल उठा रही है कि उन्होंने किसानों से बड़े बड़े वादे किए थे। अकाली दल की नेता हरसिमरत कौर ने कहा कि भगवंत मान सरकार ने वादा किया था कि अगर केंद्र सरकार एमएसपी नहीं देगी तो पंजाब सरकार सभी 23 फसलों पर एमएसपी देगी। तो जो अरविंद केजरीवाल बता रहे थे कि तो गरीब गरीब किसान हैं, नेता बंगले में रहते हैं,
शीशमहल नहीं बोले, बंगले में रहते हैं, क्यों नहीं बना देते कानून? हरसिमरत कौर कह रही है कि आप पंजाब में कानून क्यों नहीं बनाते हैं? सुनिए एक बार। बहुत दुख ਹੁੰਦਾ है कि किसानों ਨੂੰ एक बार फिर सड़कों पे उतरना पिया है ते राज्य सरकार ਨੂੰ भी मैं बेनती करांगी, भगवंत मान साहब ਨੂੰ, केजरीवाल ਨੂੰ कि ਤੁਸੀਂ भी सरकार बनाने तो पहले पंजाबियों नाल वादा कीता सी कि केंद्र भावें MSP दे ना दे 23 ਦੀ 23 फसलों के उत्ते MSP सूबे की सरकार दोगी। आज क्यों ਤੁਸੀਂ कले केंद्र के सामने गिड़गिड़ा रहे हो? जे केंद्र अपने किसानों को हक नहीं दे रहे तो फिर सूबे की सरकार दे। थोड़ा वादा एक बारी नहीं कई बारी तुसी ये वादा किया है। थोड़ी कई सारी वीडियो जिते चंद मिनटां च ही ये लाजमी तुसी इहनूं कानून नूं अमली जामा बना दो। यानी कहने में क्या जाता है, लोग कह देते हैं। किसानों को लेकर राजनीति हो रही है और उधर किसान भी मानने को तैयार नहीं, दिल्ली आने पर अड़े हैं। लेकिन इस मामले में हर पक्ष को यह समझना होगा कि बातचीत ही एकमात्र रास्ता है जिससे हल निकल सकता है, और सरकार बार बार किसानों को बातचीत का प्रस्ताव दे रही है। हमने इस किसान आंदोलन को लेकर जो मेरा नया शो शुरू हुआ है शाम 5:55 पर, देश का मूड मीटर, जिसमें लोग लाइव वोटिंग करते हैं QR कोड के जरिए, उसमें यह सवाल पूछा था आज के किसान आंदोलन को लेकर। उसके विनर्स के नाम बताऊं उससे पहले उसमें लोगों ने आज मूड मीटर में क्या कहा आपको बताता हूं। हमने पूछा कि किसानों की तैयारी देखकर दिल्ली आने का मकसद आपको क्या लग रहा है? 4% लोगों ने कहा कि दिल्ली आने का मकसद प्रदर्शन करना लग रहा है, जबकि 95% लोग वोट किए कि नहीं, ये हंगामा करने आ रहे हैं दिल्ली। 1% से भी कम लोगों ने कहा कि कह नहीं सकते। दूसरा सवाल हमने पूछा मूड मीटर में, किसान दिल्ली आने पर अड़े रहे तो सरकार को क्या करना चाहिए? इसमें 20% 21% लोगों ने कहा ऑप्शन ए कि बातचीत से समझाना चाहिए। बिना ट्रैक्टर ट्रॉली आए तो आने देना चाहिए, ऑप्शन सी 21.5% लोगों ने कहा। लेकिन सबसे ज्यादा वोट करीब 58% लोगों ने कहा कि पुलिस को इनको बलपूर्वक रोकना चाहिए, आने नहीं देना चाहिए, बल का इस्तेमाल करना चाहिए इन पर। तीसरा सवाल हमने पूछा कि क्या किसानों के प्रदर्शन का लोकसभा चुनाव पर असर पड़ेगा? इसमें देखिए 94% लोगों ने वोट किया कि ना बॉस, कोई असर नहीं पड़ने वाला, जीतेंगे तो मोदी। मतलब किसान दिल्ली आए ना आए, लेकिन दिल्ली में कुर्सी पर तो मोदी ही आएगा, ये लोग वोट कर रहे हैं। तो ये देश का मूड मीटर शाम 5:55 46,000 के करीब लोगों ने वोट किया था मात्र 15-20 मिनट के अंदर। तो आप भी इसमें जुड़ सकते हैं रोज शाम 5:55 पर। और जल्दी से आपको आज के लकी विनर्स के नाम बता देता हूं। वो वोटर, जागरूक वोटर जिन्होंने वोट किया, उनमें से हमने 4 लकी विनर चुने हैं। कोमल कुमारी बिहार से हैं, सुनील त्यागी हरियाणा से, इसके अलावा 2 और विनर हैं जिनका नाम मैं आपको बता दूं, वसुधा टिक्कू जम्मू कश्मीर से, वो भी आज इनाम जीत रही हैं, और राघव पंजाब से हैं जिनको इनाम मिल रहा है। तो इन चारों विजेताओं को बहुत बहुत बधाई। आप भी इनाम जीत सकते हैं देश का मूड मीटर इस शो का हिस्सा बनकर। पाठशाला में अब अगली क्लास। यूपी में अखिलेश के सामने घुटनों पर कैसे आ गई कांग्रेस, इसकी इनसाइड स्टोरी। यूपी में 17 सीटें तो मिल गई, लेकिन कांग्रेस जीतेगी कितनी, इसका गणित क्या कहता है? केजरीवाल और कांग्रेस में सीटों की डील हुई तो क्या फायदा बीजेपी को होगा? अब इसका चर्चा। टूटते फूटते लंगड़ाते हुए बढ़ते हुए इंडी गठबंधन के लिए आज एक बड़ी बात हुई है। फाइनली यूपी पहला ऐसा राज्य बन गया जहां एक इंडी गठबंधन के बीच सीटों का बंटवारा हुआ। लेकिन सीटों का बंटवारा भी इस तरह से हुआ कि अखिलेश यादव ने कांग्रेस को जो ऑफर दिया था, वही ऑफर, इतना एटीट्यूड वगैरह दिखाने के बाद आखिरकार कांग्रेस को मानना पड़ा। यानी इसे मन से मानना नहीं कहेंगे, इसे मजबूरी कहें, क्योंकि कांग्रेस को लग गया कि भैया ये तो सुनने वाले आदमी नहीं है, तो तुरंत अपने कैंडिडेट उतार रहे हैं। तो दौड़े दौड़े गए कि नहीं, हम करेंगे ना डील, हम करेंगे गठबंधन। अखिलेश ने एक तरह से कांग्रेस को सरेंडर करवा दिया, घुटने पे ला दिया, क्योंकि कल तक तो हालात ये थे कि अखिलेश यादव राहुल गांधी की यात्रा में नहीं गए। अखिलेश की तरफ से साफ साफ संकेत दे दिया गया था कि कांग्रेस को जितनी सीटें दी जा रही हैं उतनी कांग्रेस को लेना है तो ले, नहीं तो अपना अलग रास्ता देख ले। अखिलेश ने तो धड़ाधड़ अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी करनी शुरू कर दी। अब तक 3 लिस्ट अखिलेश जारी कर चुके हैं। जब अखिलेश की लिस्ट जारी होना नहीं रुकी, तब कांग्रेस में खलबली मची। कल अखिलेश की तीसरी लिस्ट आते ही कांग्रेस के होश उड़ गए। आज फिर यह कह दिया गया कि अखिलेश ने जो सीटें ऑफर की हैं उतने पर ही कांग्रेस चुनाव लड़ लेगी। सोचिए देश की इतनी बड़ी पार्टी का क्या हाल हो गया। नाक रगड़ के गठबंधन हो रहा है।
दोनों पार्टियों के नेताओं ने आज लखनऊ में एक ज्वाइंट पीसी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसमें सीटों का बंटवारा तय होने का ऐलान हुआ। ध्यान देने वाली बात यह भी है कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुद अखिलेश या राहुल नहीं आए। अगर यह सीटों का बंटवारा इतना ही मन से हो रहा था तो ज्वाइंट पीसी में अखिलेश भी दिख जाते, राहुल भी आ जाते, क्योंकि इंडी गठबंधन के लिए तो यह बड़ी बात न थी भाई कि यूपी जैसे बड़े राज्य में जहां 80 लोकसभा सीटें, वहां सीटों का बंटवारा हो गया तो आके गाजे बाजे के साथ बताना चाहिए था। दूसरे राज्यों में भी इंडी गठबंधन की सीट शेयरिंग के रास्ते खोल देता ये, लेकिन यह सब कुछ नहीं हुआ। इसके पीछे यही बात है कि यह सब मजबूरी में किया जा रहा गठबंधन। यूपी में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच जो समझौता हुआ है उसके मुताबिक इन लोगों ने जो डील की है वो आपको बता देता हूं, और उस डील का असर क्या पड़ेगा यह भी सुन लीजिए। कहा जा रहा है कि कांग्रेस 17 सीट पर लड़ेगी। ठीक है, ये कांग्रेस को इन्होंने 17 सीटें लास्टली दे दी, बाकी एसपी प्लस ये 63 पर लड़ेंगे, 63 सीट पर। अच्छा, ये तब इन्होंने 17 दी है कांग्रेस को जब आरएलडी छोड़ के चली गई। कांग्रेस पहले से ही 20 मांग रही थी, उसके बावजूद 20 सीट इनको नहीं मिली। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच सीट बंटवारे को लेकर लगातार चर्चा हो रही थी और उस दौरान इंडी गठबंधन में भी बहुत सारी घटनाएं हो रही थी। जैसे अगर आप देखें, पहले कहा जा रहा था कि कांग्रेस 20 सीट मांग रही है, अखिलेश यादव कांग्रेस को 15 देना चाहते थे। इसी बीच जयंत चौधरी एनडीए में चले गए, जयंत के हिस्से की सीटें बच गई, फिर भी सपा ने कांग्रेस को 17 ही सीट दी। माना जा रहा है कि 63 में से 1 सीट चंद्रशेखर आजाद को दी जाएगी। राजा भैया की पार्टी से समझौता होने पर 1 या 2 सीट राजा भैया को जा सकती है। सुनिए उत्तर प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी अविनाश पांडे ने सीट शेयरिंग पर क्या बताया है। फिर आपको यह भी बताता हूं कि कांग्रेस को 17 सीट तो मिल गई, ये इसमें से जीतेंगे कितना ये बताऊंगा, लेकिन पहले इनको सुन लीजिए। मुझे खुशी है कि जाहिर करते हुए कि उत्तर प्रदेश में आपसी समन्वय से, चर्चा से यह निर्णय लिया गया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यहां पर उत्तर प्रदेश में 17 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और इस गठबंधन के तहत अन्य जो बची हुई 63 सीटें हैं, इन पर इंडिया गठबंधन के जो भी उम्मीदवार समाजवादी पार्टी के, अन्य दलों के भी जो कि इसमें समावित होकर इस गठबंधन में शामिल होंगे, उनका हम सब में डटकर मुकाबला करेंगे और भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त देंगे। वैसे तो कांग्रेस को 17 सीट मिलना बड़ी बात है, क्योंकि यूपी में कांग्रेस की हालत कुछ क्या है, बहुत गई गुजरी है भाई। 17 भी इनके लिए बहुत है। आप कांग्रेस का प्रदर्शन देख लीजिए कि कांग्रेस की यूपी में हालत क्या है। आप खुद कहिएगा कि अरे बाप रे, 17 भी अखिलेश यादव ज्यादा दे दिए। कांग्रेस का यूपी में प्रदर्शन जरा देखिए, ये 17 में क्या, 17 सीट पे क्या होगा पता चल जाएगा। 2022 का देखिए, जो विधानसभा का चुनाव हुआ था, ये लड़े कितनी सीट पर थे भाई लोग? 399 सीट पर लड़े, और 399 में कितने जीते? 2 सीट जीते बॉस। 399 में 2 सीट जीते, और इनको वोट कितना मिला? वोट परसेंट मात्र 12.3% वोट मिला था। 12.3%, 2 सीट जीते। कह रहे थे हमको 20 दे दो ना, हम 20 पे लड़ लेंगे। मतलब ये वो बॉलर जो पहले ही 5 ओवर में 50 रन 70 रन खा चुका है, वो कह रहा हमसे 10 ओवर फेंकवा लो ना, कुछ नहीं होगा। क्या होगा? मैच नहीं, हम जीत पाएंगे। उसके बाद आप देखिए 2019 का लोकसभा चुनाव। 2019 में क्या हुआ था? ये लड़े कितने पे? लड़े 67 सीट पर कांग्रेस वाले। ये जीते कितनी सीट? ये जीते 1 सीट। राहुल गांधी तक अपनी सीट हार गए थे, और इनको वोट कितना मिला था? 6.3% लोकसभा में यूपी के अंदर। बस ये तो प्रदर्शन है कांग्रेस पार्टी का। मतलब अखिलेश यादव ने 17 सीट देकर पता नहीं क्या सोच के दिया है। बहुत बड़ा काम कर दिया अखिलेश यादव इनको 17 सीट देकर। सीट शेयरिंग फॉर्मूले में कांग्रेस को जो 17 सीट मिली है, उनमें रायबरेली शामिल है। अब सोनिया गांधी तो वहां लड़ेंगी नहीं, वो तो चली गई राज्यसभा। आप देखिए रायबरेली में किसको टिकट मिलता है। अमेठी है,
कानपुर है, वाराणसी है, प्रयागराज है, फतेहपुर सीकरी है, बांसगांव है, सहारनपुर है, महाराजगंज है, अमरोहा है, झांसी है, बुलंदशहर है, गाजियाबाद है, मथुरा है, सीतापुर है, बाराबंकी है और देवरिया शामिल। ये 17 सीट इन लोगों को दिया गया है। कल ही वाराणसी से समाजवादी पार्टी ने अपने उम्मीदवार का ऐलान किया था, लेकिन अब सीट शेयरिंग होने के बाद समाजवादी पार्टी वाराणसी से अपने कैंडिडेट को हटा लेगी और वहां से कांग्रेस अपना कैंडिडेट उतारेगी। सुनिए एक बार इस पर क्या राय हुई है। वाराणसी की सीट पे जो कैंडिडेट उतारा गया है क्या उसको वापस करेगी या जिन सीटों पर, एक मिनट थोड़ा सुनने दीजिए भैया। जो भी सीटें ऐसी थी जहां पर समाजवादी पार्टी ने कैंडिडेट उतारा था वहां पर वापस किया जाएगा, किस तरीके से आप लोगों का कोऑर्डिनेशन बना है? हाँ, जो सहमति हो गई है उस पर पूरी ईमानदारी से अमल होगा। अब आप देखिए कि कांग्रेस को 17 सीटें तो मिल गई। इन 17 सीटों पर कांग्रेस का क्या प्रदर्शन है, जरा आपको वो भी बताता हूं ताकि आपको पता चले कि इन 17 सीटों पर कांग्रेस की जीत के क्या चांसेस हैं। 17 सीट पर कांग्रेस, जरा इनका हिसाब देखिए कहां बैठते हैं ये लोग। ये 2019 का रिजल्ट, इन 17 सीटों पर जिनकी बात हो रही है, इन 17 सीटों पर 2019 में क्या रिजल्ट था। इन 17 सीटों में बीजेपी जीती थी 14 सीट बीजेपी जीती थी। बीएसपी कितनी जीती थी भाई? बीएसपी 2 सीट जीती थी। कांग्रेस पार्टी 1 सीट जीती थी, रायबरेली 1 सीट। इन 17 में से 1 सीट कांग्रेस पार्टी जीती थी, रायबरेली। लेकिन इस बार तो रायबरेली से सोनिया गांधी लड़ भी नहीं रही हैं। ऐसे में कांग्रेस के लिए बची खुची सीट के चांस भी हो गए हैं कम। तो इस बार पता नहीं 17 में से 1 पिछली बार जीते थे, इस बार राम मंदिर बन गया है, यूपी में तो मोदी लहर है, ये 1 जो है 0 ना हो जाए कहीं। खैर, कांग्रेस को 17 सीटें मिली हैं, लेकिन इसमें एक खेला और है। ये वो सीटें हैं जहां समाजवादी पार्टी को अपनी जीत के चांस कम दिखते हैं और कांग्रेस की भी हालत इन 17 सीटों पर बहुत अच्छी नहीं। 17 में से 2 सीटें ऐसी हैं जिसे कांग्रेस अब तक कभी जीती ही नहीं। 6 सीटें ऐसी हैं जो कांग्रेस आखिरी बार 1984 में जीती थी। 1 सीट ऐसी है जो कांग्रेस ने आखिरी बार 1989 में जीती थी। 3 सीटें ऐसी हैं जो कांग्रेस ने आखिरी बार 2004 में जीती थी। 3 सीटें ऐसी हैं जो कांग्रेस ने आखिरी बार 2009 में जीती थी। यानी वो 17 सीटें लोकसभा की हैं, ये वो जहां कांग्रेस बहुत ही बुरी हालत में दिख रही है। मतलब टूटा फूटा हुआ सड़ा हुआ माल ऐसा लग रहा है कि सटा दिए हैं कांग्रेस को अखिलेश यादव। जैसे यूक्रेन को लड़ने के लिए ये यूरोपीय देश नहीं दे रहे थे अपना बचा हुआ सामान सब कि जाओ लड़ लो रूस से, वैसे ही बची हुई सीटें लग रहा है कांग्रेस को दे दिए। अगर इन 17 सीटों पर समाजवादी पार्टी का हाल देखिए, 17 में से 7 सीटें समाजवादी पार्टी अब तक कभी नहीं जीती। 7 सीटें समाजवादी पार्टी अब तक सिर्फ 1 बार जीती है। 3 सीटें ऐसी हैं जो समाजवादी पार्टी ने अब तक 2 बार ही जीती। यानी कांग्रेस का भी प्रदर्शन खराब है, इनका भी खराब है, और इन्होंने सोचा होगा कि जब अपना ही कुछ नहीं है तो जाओ ले लो, रखो तुम ही रखो। यानी इन 17 सीटों पर जीत का परसेंटेज दोनों ही पार्टियों का बहुत अच्छा नहीं रहा है। अखिलेश यादव ने अपना सिरदर्द कांग्रेस के हवाले कर दिया है कि बॉस जाओ 17 सीटों पर जीत के लिए लड़ो। इसी के साथ अखिलेश यादव ने अपना बदला भी पूरा कर लिया। याद करिए मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव का दौर, जब कांग्रेस ने अखिलेश यादव को गठबंधन के लिए घुमा के रख दिया था। उस वक्त कमलनाथ ने कहा था कि कौन अखिलेश वकीलेश, लेकिन आज हालात बदल गए बॉस। अखिलेश यादव ने कांग्रेस को यूपी में गठबंधन के लिए नाक रगड़वा दी और अपनी शर्तों पर कांग्रेस के साथ सीटों का बंटवारा किया। यह नौबत आ गई कि जो कांग्रेस मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव को 1 सीट नहीं दे रही थी, वही कांग्रेस अब लोकसभा चुनाव में अखिलेश को सीटें दे रही है। मध्य प्रदेश में लोकसभा की 29 सीटें कांग्रेस ने सपा को खजुराहो सीट दी है, बाकी 28 सीटों पर कांग्रेस लड़ेगी। विधानसभा की सीट इनको नहीं दिए थे, आज लोकसभा की देने तैयार हो गए। हालांकि खजुराहो सीट पर जीत हासिल करना समाजवादी पार्टी के लिए आसान नहीं होगा, क्योंकि 1999 से खजुराहो सीट पर लगातार बीजेपी जीत रही है। खजुराहो में 8 विधानसभा सीटें और 2023 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने ये 8 की 8 सीट जीती है। तो ऐसा लग रहा है कि समाजवादी पार्टी ने यूपी में कांग्रेस को हारने वाली सीटें सटा दी हैं और कांग्रेस ने वहां मध्य प्रदेश में दे दी कि ले लो जा। 2004 से
खजुराहो सीट बीजेपी जीत रही है लगातार। एक करेक्शन ये कर देता हूं, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच अचानक सीट शेयरिंग पर कैसे बात बनी, इसकी इनसाइड स्टोरी भी आपको बताता हूं। कांग्रेस और सपा में सीटों को लेकर बात बन दरअसल पा नहीं रही थी। अखिलेश यादव लगातार अपनी पार्टी के उम्मीदवारों का ऐलान कर रहे थे। ऐसे में प्रियंका वाड्रा ने कहा जा रहा है कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में फिर से बात शुरू करा। प्रियंका ने पहले राहुल गांधी से बात की, फिर अखिलेश यादव से बात की। उधर सोनिया गांधी ने कांग्रेस नेताओं को ज्यादा डिमांड न करने की सलाह दी। सोनिया ने कहा कि समाजवादी पार्टी से अनुचित सीटों की मांग मत कीजिए। यानी इनसाइड स्टोरी यह कहती है कि प्रियंका वाड्रा की वजह से और सोनिया गांधी की वजह से यह डील हो पाई, वरना राहुल जी तो अपनी यात्रा में बिजी थे। पत्रकारों से पूछ रहे तुम्हारा मालिक ओबीसी है? सोनिया गांधी और प्रियंका वाड्रा की कोशिशों के बाद आखिरकार सीटों को लेकर समझौता हो पाया। प्रियंका के इस कदम के बाद भी उनको क्या पार्टी में अहमियत मिलेगी ये कह नहीं सकते, लेकिन यूपी में समझौता तो हो गया। इस समझौते से इंडी गठबंधन को क्या हासिल होगा ये बड़ा सवाल है, क्योंकि अखिलेश यादव तो हर प्रयोग करके देख चुके, लेकिन यूपी में नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ के सामने कोई नहीं टिका। 2019 में मायावती के साथ अखिलेश ने गठबंधन किया, अब कांग्रेस के साथ गठबंधन करके लड़ने जा रहे हैं। कांग्रेस के साथ गठबंधन का प्रयोग अखिलेश पहले भी कर चुके हैं। 2017 के यूपी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने मिलकर चुनाव लड़ा था। उस समय यूपी के दो लड़कों का नारा भी दिया गया था, लेकिन 2017 के विधानसभा चुनाव में यूपी की जनता ने दोनों लड़कों को नकार दिया था। 2017 में गठबंधन के साथ समाजवादी पार्टी ने 311 सीटों पर चुनाव लड़ा था, और इसी दो चुनाव में समाजवादी पार्टी को मात्र 47 सीट मिली थी और 15% के करीब वोट आया था। 2017 में कांग्रेस ने गठबंधन के तहत 114 सीट पर चुनाव लड़ा था और उनको 7 सीट जीतने का मौका मिला, 6% वोट आया था। अब एक बार फिर से सपा और कांग्रेस साथ चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि अखिलेश यादव कई इंटरव्यू में कहते थे कि ना भैया इनसे हम डील वील नहीं करेंगे, हम देख लिए इनके साथ जाके। उत्तर प्रदेश में तो किसी तरह कांग्रेस समाजवादी पार्टी में सीट शेयरिंग हो गई, लेकिन दिल्ली में इंडी गठबंधन पटरी से उतरता दिख रहा है। दिल्ली में तो और भी गजब मामला चल रहा है। कुछ दिन पहले ही केजरीवाल ने कहा था कि कांग्रेस के साथ सीटों पर बात बन गई, लेकिन आज फिर से सीटों पर समझौते की बात बिगड़ती दिखी। केजरीवाल ने कुछ दिन पहले कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे से मुलाकात भी की थी। दोनों ही पार्टी दावा तो कर रही है कि समझौता हो जाएगा, लेकिन अंदर ही अंदर कुछ और दांव पेच चल रहा है। गठबंधन न होने के बाद भी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में कितना विरोधाभास है आप खुद देखिए। पंजाब में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस अलग अलग चुनाव लड़ेंगे, ये तो इन लोगों ने तय कर लिया, तो काहेगा गठबंधन भाई। हरियाणा, गुजरात और असम में आम आदमी पार्टी एक एक सीट की डिमांड कर रही है। कांग्रेस ने अभी तक आम आदमी पार्टी की डिमांड को माना नहीं है। यानी पंजाब क्लियर हो गया, हरियाणा, गुजरात, असम में आम आदमी पार्टी का बहुत ज्यादा जनाधार है नहीं, वहीं केजरीवाल ज्यादा सीटें भी नहीं मांग रहे। लेकिन पेंच तो असल दिल्ली में फंस गया है। दिल्ली में 7 लोकसभा सीटें और 2019 लोकसभा चुनाव में सभी सीटें बीजेपी ने जीती थी। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस इस बार कोशिश कर रहे हैं कि बीजेपी को झटका दिया जाए, लेकिन इसके लिए सीटों पर समझौता भी तो पहले करिए। यह करने के लिए दोनों में से कोई तैयार ही नहीं दिख रहा। आम आदमी पार्टी दिल्ली में 5 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है। आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को दिल्ली में 2 सीट का ऑफर दिया, जबकि कांग्रेस दिल्ली में 3 सीट पर चुनाव लड़ना चाहती है। यूपी में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच सीटों को लेकर समझौता होने के बाद अब सबकी निगाहें दिल्ली पर है कि यहां कब समझौता होता है। सुनिए इस सवाल पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा। कांग्रेस के साथ अलायंस को लेकर क्या फैसला हो पाया सर? देखिए अगले 1-2 दिन में क्या होता है, लेकिन सपा के साथ अनाउंस हो गया। बहुत डिले हो गया, जल्दी होना चाहिए। तो इंडी गठबंधन के तो पसीने छूट रहे हैं, लेकिन पाठशाला में अब पीएम मोदी की उस एक्सरसाइज का चैप्टर जिससे चीन को पसीने आ रहे हैं। समंदर में भारत के 51 दोस्तों का यह मिलन चीन के लिए कैसे बहुत महंगा साबित हो सकता है, अब इसका चैप्टर। एक पुरानी कहावत है कि दुश्मन की अकड़ को शांत करने के लिए अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते रहना चाहिए। उसे अपने ताकतवर हथियार और दमदार दोस्तों के बारे में बताते रहना चाहिए, ताकि वो आपके खिलाफ साजिश करने से पहले 100 बार सोचे। आजकल भारत इसी सिद्धांत पर काम कर रहा है और चीन को मैसेज देने के लिए हिंद महासागर में 51 देशों के साथ मिलकर नेवल एक्सरसाइज मिलन 24 कर रहा है।
आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विशाखापट्टनम में मिलन 24 एक्सरसाइज का आधिकारिक तौर पर उद्घाटन किया। राजनाथ सिंह ने इस एक्सरसाइज में शामिल हो रहे 50 देशों को हिंद महासागर क्षेत्र की सुरक्षा और शांति के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बताया। इस एक्सरसाइज में भारत के अलावा अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस समेत 51 देशों की नौसेना, 51 कंट्रीज। आप सोचिए, ये कोई छोटी मोटी खबर नहीं है बॉस, बहुत बड़ी खबर आपको बता रहा हूं। 51 देशों की नौसेना अपने बड़े बड़े हथियारों का यहां प्रदर्शन कर रही है भारत के साथ। किसी युद्ध के दौरान भारत के दुश्मनों को समंदर में किस तरह जवाब दिया जाएगा, इस सब की तैयारी 51 देश मिलकर इस एक्सरसाइज में कर रहे हैं। आप सोचिए चीन का क्या हाल हो रहा होगा। आपको जानकर हैरानी होगी कि मिलन एक्सरसाइज जब शुरू हुई थी तब इसमें सिर्फ 4 देश हुआ करते थे, 4। आज 50 देश इसमें शामिल हो चुके हैं। यह है नए भारत की ताकत। ऐसा क्यों हुआ इसके बारे में आगे बताऊंगा, लेकिन उससे पहले इस एक्सरसाइज के बारे में आपको बताता हूं। मिलन 24 हर 2 साल में होने वाली ऐसी नेवल एक्सरसाइज है जिसमें कई देश समंदर में अपने खतरनाक हथियारों की ताकत दिखाते हैं। चीन की समंदर में बढ़ती दादागिरी को कंट्रोल में रखने के लिए यह एक्सरसाइज बहुत जरूरी मानी जाती है। मिलन 24 एक्सरसाइज का यह 12वां एडिशन है जो विशाखापट्टनम में 27 फरवरी तक चलेगा। इसमें 51 देशों की नौसेनाओं के 35 वॉरशिप और 50 एयरक्राफ्ट के अलावा सबमरीन्स जैसे हथियार प्रदर्शन में लाए गए। इंडियन नेवी ने इसे CCC यानी कैमरेडरी, कोहेजन और कोलैबोरेशन की थीम दी। इसका मतलब हुआ कि सौहार्द, सामंजस्य और सहयोग। मिलन नेवल एक्सरसाइज की शुरुआत 1995 में हुई थी। तब भारत ने इसे लुक ईस्ट पॉलिसी के अनुसार तैयार किया था, लेकिन बाद में नरेंद्र मोदी सरकार की एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत बदलाव किए गए ताकि समुद्री इलाकों में सुरक्षा और विकास पर ज्यादा फोकस हो सके। पीएम मोदी का क्लियर विजन है कि आज भारत इस स्थिति में है कि अपने दुश्मन को जवाब दे सकता है। अब हम सिर्फ देखने और विचार करने वाले मोड में नहीं है, अब भारत एक्ट भी कर सकता है। इससे एक्सरसाइज से हिंद और प्रशांत महासागर में सुरक्षा बढ़ाने के लिए 51 देशों की ज्वाइंट फोर्स 27 फरवरी तक अलग अलग इलाकों में अपना प्रदर्शन करेगी। आज मिलन 24 में क्वाड देशों के अलावा यूरोप और साउथ एशिया के 51 देश शामिल हो चुके हैं। आप सोचिए ना बॉस, चीन देख रहा होगा, वो तो हर जगह दादागिरी दिखाता है। इंडिया की ताकत तो देख ही रहा है, पीछे देख रहा है बॉस 50 देश और खड़े हैं। ये चल रहा है समुद्र में। अब आपको इस मिलन एक्सरसाइज के समुद्र में फंसे लोगों को बचाने के लिए जो रेस्क्यू ऑपरेशन का वीडियो कैसे होगा, वो वीडियो जो है वो दिखाता हूं कि कैसे रेस्क्यू ऑपरेशन होगा। इसमें इंडियन नेवी के कमांडो हेलीकॉप्टर की मदद से समंदर में फंसे लोगों को बचा रहे हैं। दरअसल पिछले कुछ समय से इंडियन नेवी समुद्री लुटेरों के खिलाफ मुहिम चला रही है, जिसमें दूसरे देशों के कार्गो जहाज और उनके नागरिकों को बचा रही है। इस तरह के मिशन के दौरान जहाज में फंसे लोग छोटी नाव लेकर समुद्र में कूदकर अपनी जान बचाने की कोशिश करते हैं। ऐसी स्थिति में इंडियन नेवी के हेलीकॉप्टर की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन कैसे किया जाता है वो यहां दिख रहा है। इस तरह के मिशन में कई बार ऐसी स्थिति भी आ जाती है जब कमांडो हेलीकॉप्टर से नीचे नहीं उतर पाते, तब एक जाल समुद्र में फेंका जाता है जिसमें समुद्र में फंसे आदमी को बैठकर रेस्क्यू ऑपरेशन किया जाता है। ये देखिए कैसे उसको जाल में बैठाकर ऊपर खींच रहे हैं। पिछले 1 साल में इंडियन नेवी ने सोमालिया के आसपास लाल सागर में इस तरह के कई खतरनाक रेस्क्यू ऑपरेशन पूरे किए। मिलन नेवल एक्सरसाइज में भारत ने अपनी रेस्क्यू पनडुब्बी DSRV यानी डीप सबमर्जेंस रेस्क्यू व्हीकल का भी प्रदर्शन किया। यह है वो पनडुब्बी। युद्ध के दौरान किसी बड़ी सबमरीन पर हमला होने के बाद यह रेस्क्यू पनडुब्बी सैनिकों की जान बचाने के लिए समंदर की गहराई में भेजी जाती है। यह एक बार में 15 लोगों को बचा सकती है। भारतीय नौसेना पिछले कुछ सालों से अपनी ताकत लगातार बढ़ाती जा रही है। इसमें बड़ी बड़ी सबमरीन्स के अलावा रेस्क्यू सबमरीन को इंडियन नेवी में शामिल किया जा रहा है। समुद्री मिशन के दौरान DSRV सबमरीन भारत का ऐसा हथियार है जो हमला करने के साथ साथ सैनिकों की जान बचाने में भी काम आती है। ये जो पनडुब्बी आप देख रहे हैं DSRV पनडुब्बी, इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि जरूरत पड़ने पर इसे एयरलिफ्ट किया जा सकता है, यानी इसे हवाई जहाज से एक जगह से दूसरी जगह आसानी से आप भेज सकते हैं। यह एक रेस्क्यू सबमरीन है जो समुद्र में 12 से 18 घंटे तक पानी में रहकर 15 लोगों को बचाने में सक्षम है। 33 टन वजन वाली यह सबमरीन समुद्र की गहराई में 650 मीटर तक जा सकती है। यह एडवांस तकनीक से लैस है जिसमें समंदर की गहराई में रेस्क्यू ऑपरेशन का लाइव वीडियो भेज सकती है। मतलब कैसे वहां बचा रही है
ये लाइव वीडियो ऊपर बैठ के आप देख सकते हैं। भारत ने इस पनडुब्बी को 2000 करोड़ में ब्रिटेन से खरीदा है। इस नेवल एक्सरसाइज की ताकत आप इस बात से भी समझ सकते हैं कि भारतीय नेवी ने पहली बार अपने दोनों एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रमादित्य और आईएनएस विक्रांत को भी इसमें उतारा है। ये दोनों वॉरशिप समुद्र में फ्लोटिंग सॉवरेन एयरफील्ड के रूप में काम करते हैं, जिस पर मिग-29 के फाइटर जेट्स के अलावा MH-60S कामोव, सी किंग जैसे हेलीकॉप्टर तैनात किए गए। इसके अलावा इन दोनों वॉरशिप पर P-8I जासूसी विमान, MQ-9 ड्रोन्स और एंटी ड्रोन सिस्टम भी तैनात किया गया है, ताकि यह दिखाया जा सके कि युद्ध की स्थिति में ये दोनों वॉरशिप किस तरह एक साथ ऑपरेट किए जाते हैं। किसी युद्ध के दौरान इन दोनों वॉरशिप पर 3500 से ज्यादा 3500 उससे भी ज्यादा सैनिक तैनात किए जा सकते हैं। ये इस वक्त की हालत है। लेकिन आज पाठशाला में एक चैप्टर आपको दिखाना था, उसकी झलक दिखाता हूं। इसके बारे में आपको डिटेल में आगे बताऊंगा। पाठशाला में अब फैक्ट फैक्टर का चैप्टर। गर्मी का मौसम शुरू होने वाला है। हर साल इस सीजन में हीट स्ट्रोक या हीट वेव की वजह से पूरी दुनिया में हजारों लोगों की जान जाती है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर इंसान का शरीर ज्यादा से ज्यादा कितना तापमान बर्दाश्त कर सकता है। लेकिन अब वैज्ञानिकों ने इस सवाल का जवाब ढूंढ लिया है कि कितने डिग्री का तापमान किसी इंसान की जान ले सकता है, जिसके लिए अमेरिका की पेंसिल्वेनिया स्टेट यूनिवर्सिटी में कुछ स्वस्थ युवाओं पर तापमान के असर की जांच की गई। स्टडी में पता लगा कि अगर एक स्वस्थ इंसान लगातार 6 घंटे तक 35 डिग्री सेल्सियस और 100% ह्यूमिडिटी वाले मौसम में रहता है तो उसकी मौत हो सकती है। असल में ऐसे मौसम में शरीर से पसीना निकलता तो है, पर वो भाप बनकर उड़ नहीं पाता, जिसकी वजह से हीट स्ट्रोक होता है। यानी तापमान से भी ज्यादा यहां ह्यूमिडिटी इंपॉर्टेंट हो गई, क्योंकि ह्यूमिडिटी 100% है, तापमान 35 डिग्री और 6 घंटे तक अगर आप उस माहौल में रहेंगे तो मौत हो सकती है। धीरे धीरे शरीर के अंग बेकार होने लगते हैं जब पसीना जो है वो भाप नहीं बन पाता, और फिर मौत हो जाती है। इस कंडीशन को वेट बल्ब टेम्परेचर कहते हैं। हालांकि स्टडी में यह भी पता चला कि 35 डिग्री सेल्सियस तापमान और 100% ह्यूमिडिटी वाला मौसम दुनिया में कहीं भी 2 घंटे से ज्यादा टिक नहीं पाता, तो ये एक अच्छी खबर है। लेकिन अगर वेट बल्ब टेम्परेचर वाली कंडीशन ना हो तो 46 डिग्री सेल्सियस और 50% ह्यूमिडिटी वाली कंडीशन में भी लगातार 6 घंटे तक रहने पर इंसान की जान जा सकती है। यहां यह जानना भी जरूरी है कि नॉर्मल कंडीशंस में ह्यूमिडिटी 30 से 50% के बीच रहती है। तापमान को लेकर स्टडी के साथ ही वैज्ञानिकों ने अलर्ट किया है कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से अगले कुछ दशकों में दुनिया का तापमान 2.5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाएगा। ऐसे में 35 डिग्री और 100% ह्यूमिडिटी वाली कंडीशन ज्यादा इलाकों में और ज्यादा देर तक बन सकती है।